नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओशो एडू सेंटर में। तो आज भी हम लोग यहाँ पर 75 जीके जीएस का क्वेश्चन करेंगे, जो कि आप लोग को बिहार एसएससी के सेट से संबंधित है। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करेंगे सभी इम्पोर्टेंस है भाई। इस सेट में जितना भी प्रश्न आप लोग को दिखेगा सभी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम और व्यू से। तो आप लोग इसको पूरा कवर करेंगे, जितना आप लोग को क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग उसको कवर करेंगे। बाकी बाद आपको इससे रिलेट करके बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देता हूँ, ताकि आपको एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो सके। तो हम लोग प्रश्न देखना स्टार्ट करेंगे। पहला तो हमारा फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग किया गया है। तो केंद्र बजट को जो राज्य बजट से अलग किया गया था वो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखें तो ये देख रहे हैं यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1892। तो इसमें में क्या हुआ था कि इस अधिनियम के तहत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली थी। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो है वो भारत शासन अधिनियम 1892 के द्वारा मिला गया था। और अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर लिखा है भारत शासन अधिनियम 1909। तो भारत शासन अधिनियम 1909 को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो याद रखें आप लोग, भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। और जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो याद रखें आप लोग, 1909 को क्या बोले, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोले 1909 का अधिनियम को। और 1919 का अधिनियम जो है इसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखेंगे। बाकी बात अगर आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन जाने तो भारत शासन अधिनियम जो 1919 है, इसी के तहत राज्यों में द्वैत शासन का स्थापना किया गया था। और उसके बाद जो द्वैत शासन जो राज्यों में स्थापना किया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो याद रखें आप लोग कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत राज्यों में द्वैत शासन का शुरुआत किया गया था, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या किया, राज्यों से द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। और जो महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार मिला था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही मिला था। इसे भी आप लोग याद करेंगे, याद रख लेंगे। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से मतलब रिलेट करेंगे, जितना भी सवाल बताए वो सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ व्यू से। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका, जिसे हम लोग शॉर्ट में PIL बोलते हैं, पील की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। याद रखें आप लोग, USA से लिया गया है लोक जनहित याचिका PIL। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, अमेरिका से लिया गया है। राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था। तो याद रखें आप लोग, राज्य पुनर्गठन संबंधित जो है JVP समिति है, इसने 1949 ईस्वी में सिफारिश जो है अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था। तो याद रखें आप लोग 1949 ईस्वी, इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। तो कौन सा प्रस्तावित प्रणाली थी? तो ये अखिल भारतीय संघ संबंधित है। तो अखिल भारतीय संघ जो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित एक प्रणाली थी। और यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 बताया हूँ कि PIL जो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, इसी की अवधारणा से मतलब लिया गया है। उसी प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से अपने देश में लिया गया है समवर्ती सूची, जिसे आप लोग पढ़ेंगे समवर्ती सूची। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फिर कनाडा की बात करें, जिसे कि अपने राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। तो वो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राज्य में, वो कनाडा से ही हम लोग लिया गया। तो कनाडा से लिया गया क्या, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा। इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद ब्रिटेन से क्या क्या लिए हैं, तो ब्रिटेन से हम लोग ले लिए हैं, जैसे कि हो गया संसदीय शासन प्रणाली, हो गया एकल नागरिकता, हो गया द्विसदनीय व्यवस्था, हो गया। ये सब हम लोग लिए हैं कहाँ से, ब्रिटेन से लिए हैं। तो आप लोग याद रखेंगे। जैसे कि अपना क्या है कि देश में मात्र एक लोग का एक ही नागरिकता रहता है, ना कि 2 नागरिकता। जैसे कि USA जाइएगा तो वहाँ पर आदमियों का 2 नागरिकता प्राप्त है। जैसे कि एक देश में एक अलग नागरिकता है, फिर एक राज्य में जाइएगा तो राज्य की अलग नागरिकता है। तो वहाँ पर 2
दो नागरिकता है, लेकिन यहाँ हमारे देश में क्या है, एकल नागरिकता। वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। बाकी बात, संसद में से दो सदन होते हैं, राज्यसभा होता है, एक लोकसभा है। ये सब भी कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हम लोग प्रश्न संख्या 4 तक पढ़ लिए थे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी, तो अखिल भारतीय संघ थी, यह हम तक पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सरकारिया आयोग गठित हुआ था किसके लिए, किस समीक्षा के लिए। तो याद रखें आप लोग, सरकारिया आयोग जो है वो केंद्र और राज्य के संबंध मतलब बीच जो है संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन नंबर ये अपना है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, तो ये गलत हो गया। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों से, ये भी गलत हो गया। कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, ये भी गलत है। बाकी बात यहाँ पर जो है संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की, तो ये सही है। तो सरकारी आयोग जो गठित हुआ था किस लिए, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए गठित किया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि भारतीय संविधान में महान न्यायवादी की संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ये है यहाँ पर कि संविधान के, ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, कथन है कि कथन नंबर 1 है संविधान का अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन है। तो याद रखें आप लोग कि महान न्यायवादी, जो कि अटॉर्नी जनरल हम लोग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एजी शॉर्ट में बोलते हैं, इसका जो जिक्र है वो संविधान का अनुच्छेद 76 में, ये बात सही है। ये आप लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 76 में किसका जिक्र है, महान्यायवादी का। बाकी बात अगर आप लोग याद रखना चाहें कि राज्य में एक होता है अधिवक्ता, तो ये कौन से आर्टिकल में, ये हो जाएगा 165 आर्टिकल में। राज्य में होता है एक, हम लोग बोलते हैं क्या, अधिवक्ता, वो होता है आर्टिकल 165 में। और यहाँ पर जो है 76 में क्या है, महान्यायवादी की चर्चा है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कथन 2 है कि वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। तो ये बात भी सही है कि बिना, जब तक उसको सरकार की अनुमति नहीं मिलेगा तब तक आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता, यह बात भी सही है। और यहाँ पर कि वह संसद के संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है एवं अपना मत भी दे सकता है। तो ये बात गलत है, वो जो है वो मत नहीं दे सकता संसद में, तो ये बात गलत है। मुख्य बात ये दोनों सही है। तो 1 और 2 ये दोनों क्या हो जाएगा, सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना प्रश्न संख्या 27। और ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है सभी आपको डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि ये जितना भी यहाँ पर जिक्र हुआ है अनुच्छेद सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचायती राज से संबंधित है। और राज्य में अक्सर आप लोग को यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि पंचायती राज से संबंधित हो, नगर पालिका से संबंधित हो। तो हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत हो गई। तो याद रखें आप लोग कि पंचायती राज से संबंधित जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ थे, आप लोग को बताया था पहले के वीडियो में कि पंचायती राज का जो चर्चा है वो आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 का ओ तक जिक्र है, ठीक। बाकी बाद आप लोग को बताया था कि नगर पालिका की चर्चा जो है वो आर्टिकल 243 के पी से लेकर 243 के जेड जी तक है। याद रखें आप लोग, नगर पालिका की चर्चा जब आर्टिकल 243 पी से आर्टिकल 243 जेड जी तक है। और एक बच जाता है सहकारिता समिति। तो सहकारिता समिति का जो चर्चा है वो है आर्टिकल 243 का जेड, आर्टिकल 243 का जेड एच से लेकर आर्टिकल 243 का जेड टी तक। तो ये 3 आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे। एक तो हो गया जो कि यहाँ पर भाग 9 से संबंधित टोटल आर्टिकल है। भाग 9 में है 243 से 243 का ओ, जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। और यहाँ पर है दूसरा जो कि भाग 9 का को में है और नगर पालिका से संबंधित है, उसमें आर्टिकल है 243 का पी से लेकर 243 का जेड जी तक। और यहाँ पर जो है तीसरा है 9 का खो बोलते हैं हम लोग, इसमें सहकारिता समिति का वर्णन है। और इसमें आर्टिकल जो है वो 243 का जेड एच से लेकर 243 का जेड टी तक वर्णन। इतना आप लोग याद रखेंगे। बाकी बाद अगर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर हम लोग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 का डी। तो इसी में आरक्षण संबंधी जो प्रावधान की चर्चा है, तो पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के संबंधी जो प्रावधान की चर्चा है वो आर्टिकल 243 का डी से संबंधित है। और इसमें आरक्षण जो दिया गया किसे किसे दिया गया है, एसटी एससी और ओमेन को आरक्षण मिला है इसी के तहत। बाकी बात अगर आप लोग नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 का जी में जो है वो शक्ति की चर्चा है। पंचायती राज संस्थाओं में जो है शक्ति का वर्णन है, वो किस में है, आर्टिकल 243 का जी में। और 243 के ई में जो है
पंचायतों का जो कार्यकाल होता है उसका संबंधित है। जैसे कि 5 साल का अवधि होता है कार्य, उसके बाद इलेक्शन होता है, तो उससे संबंधित जो आर्टिकल है वो 243 का ई हो जाएगा, और आर्टिकल 243 का एच हो जाता है अपना क्या, जैसे कि राज्यों में कर वगैरह, पंचायती राज में जो टैक्स आता है, कर आता है, उससे संबंधित आर्टिकल है अनुच्छेद 243 का एच। तो इतना आर्टिकल आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को मतलब कवर हो जाता है इस क्वेश्चन से, और इससे प्रश्न बार बार पूछा जाता है, प्रश्न बनता है इससे, कन्फर्म एक क्वेश्चन रहता है। जितना बताया उनमें से एक क्वेश्चन निश्चित ही रहेगा, तो इसे आप लोग जरूर एक बार फिर से रिपीट कर लें जितना बताया हूँ। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना प्रश्न संख्या 8 की धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है। तो ये 3 माह के लिए विधान परिषद में पड़ा रह सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अक्टूबर 1934 ईस्वी में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। तो ये स्थापना की गई थी पटना ईस्वी में 1934 ईस्वी में। तो याद रखें आप लोग, पटना शहर में अक्टूबर 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर एक रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी। तो रेड क्लिफ समिति आप लोगों को पता है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए परिकलित की गई थी। तो यहाँ पर याद रखें, एक पूछा जाता है कि रेड क्लिफ लाइन जो है वो किन किन देशों के बीच है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ही रेड क्लिफ लाइन भी है, क्योंकि रेड क्लिफ समिति के तहत ही सीमा को निर्धारित किया गया था, इसलिए रेड क्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान के बीच आप लोग को प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाएगा भारत और चीन के बीच कौन सा लाइन है। तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच आ जाता है, और एक हो जाता है डुरन रेखा जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच आ जाता है। ठीक है, तो इसे इतना आप लोग याद रखेंगे। एक तो हो गया रेड क्लिफ लाइन जो कि भारत पाकिस्तान के बीच, मैकमोहन लाइन जो कि भारत और चीन के बीच है, और एक है डुरंड रेखा जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है। तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन एक पुस्तक का नाम है, और ये लिखा गया है राम मनोहर लोहिया के द्वारा। किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था। तो 1860 ईस्वी में दास्ता को जो अपराध घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यह प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर अपना नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी। तो बनारस के जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के बनारस में, उसी में गोपाल कृष्ण गोखले जी को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई थी। तो याद रखें आप लोग, बनारस में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसी में गोपाल कृष्ण गोखले जी को विपक्ष का नेता जो है वो घोषित किया गया था। याद रखें आप लोग, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी द्वारा रौलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो आप लोग को पता है कि रौलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में लागू किया गया था, और जो ये हड़ताल का आयोजन किया गया था ये 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखें आप लोग, 6 अप्रैल 1919 को रौलेट एक्ट जो है पूरे देश में मतलब आयोजन किया गया था। याद रखें हम लोग। यहाँ पर और अगर हम लोग क्वेश्चन कनेक्ट करें जो कि नीचे लिख के रखा हूँ, जैसे कि लोक कल्याणकारी राज की चर्चा जो हो वो किसके द्वारा किया गया था। तो वो हो गया अमर्त्य सेन के द्वारा, और इसे जो है आप लोग को पता है कि 1998 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? ये इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इसको पहला, अमर्त्य सेन को पहला क्या मिला है, ये नोबेल प्राइज मिला है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर रिलेट करें क्वेश्चन जो कि यहाँ पर लिख कर रखा हूँ, खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था 1699 ईस्वी में। और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित है, ये भी पूछा जाता है कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित है। ये संबंधित है जो पोखरण में 1974 ईस्वी में पोखरण में जो परीक्षण हुआ था उसी संबंधित है स्माइलिंग बुद्धा। और ऑपरेशन शक्ति एक पूछा जाता है, तो ये हुआ था सेकेंड पोखरण जो परीक्षण हुआ था 11 मई 1998 ईस्वी को। इसीलिए यहाँ पर आप लोग पता है कि 11 मई को अभी जस्ट मनाया गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो जो सेकेंड परीक्षण हुआ था 11 मई 1998 ईस्वी को, इसी के तहत जो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो इसे आप लोग सिर्फ सुनेंगे, और यहाँ पर तो कोई खास सिर्फ क्वेश्चन लिख कर रखा हूँ ताकि आप लोग को भी थोड़ा रिवाइज कर दूँ। और एक जो यहाँ पर अभी जस्ट 11 मई को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो इसका थीम भी पूछा जा सकता है आप लोग को। तो इसका थीम जो था वो था 2024 का कि सतत भविष्य के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी।
तो सतत भविष्य के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी जो वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का एक मतलब थीम रखा गया था अब की बार। तो इतना क्वेश्चन यहाँ से कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 15, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार का पत्र किसने कहा था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र जो है वो कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। याद रखेंगे हम लोग, जवाहरलाल नेहरू ने ही भारत शासन अधिनियम 1935, जैसे जो कि अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं फर्स्ट प्रश्न में कि भारत सरकार अधिनियम 1935, तो उसी के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था कि ये गुलामी का अधिकार पत्र है। और एक आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है कि जो आप अभी संविधान अपना है, संविधान का ब्लू प्रिंट किसे कहते हैं। तो संविधान का ब्लू प्रिंट जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं इसको संविधान का, भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में जितना भी रूल रेगुलेशन लिखा हुआ था, जो भी उसमें कानून था, लगभग 80% जो कानून है वो सीधे उठाकर अपना संविधान में रख दिया गया है। इसीलिए आप लोग को बता दूं कि इसीलिए भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट कहा जाता है। तो इतना भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि बिहार में लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में जो हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था। तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में जो है लोटा विद्रोह हुआ था 1856 ईस्वी में। अकबर के शासनकाल में बिहार जो है कितने सरकारों में विभाजित था। तो अकबर के शासनकाल में बिहार जो है वो 7 सरकारों में विभाजित था। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। तो मंत्री परिषद जो था सल्तनत काल में, जैसे कि दिल्ली का दिन मतलब जो सल्तनत काल था, जो कि आप लोग को पता है कि 1206 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था दिल्ली सल्तनत का काल, और 1526 ईस्वी तक चला था, जब तक कि यहाँ पर मुगल सत्ता का स्थापना न हो जाता है। तो ये था दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से 1526 ईस्वी तक। उसके बाद 1526 ईस्वी से बाद जो स्टार्ट हो गया मुगल साम्राज्य, क्योंकि बाबर ने जो इब्राहिम लोदी को हरा कर क्या कर दिया था, मुगल शासक का मतलब मुगल का वंश का स्थापना कर दिया था। तो यही प्रथम विश्व युद्ध प्रथम जो पानीपत का युद्ध था 1526 ईस्वी में, यही इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसके साथ क्या हुआ था, भारत में दिल्ली सल्तनत पे किसका अधिकार हो गया था, वो मुगल साम्राज्य का अधिकार हो गया। तो यही से संबंधित यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। ये कहा जाता था मजलिस ए खलवत कहा जाता है। क्या कहा जाता था, मजलिस ए खलवत। वहाँ के बाद यहाँ पर बार ए आजम है। तो बार ए आजम जो है वो राजकीय जहाँ पर राजकीय कार्य करता था उसी का नाम है बार ए आजम। यहीं पर जो है राजकीय कार्य वगैरह होता था, तो इसे पे आप लोग याद रखेंगे। वहाँ बाद जहाँ पर बैठक होता था सल्तनत काल में उसका नाम था मजलिस ए खास। मजलिस ए खास जहाँ पर बैठक होता है उसका नाम है, और मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्य कहा जाता है। तो सिंधी नदी को कहा जाता था हिरण्य, याद रखें आप लोग। सिंधु को क्या बोलते हैं, सिंधु को ही कहा जाता था हिरण्य नदी। किसमें, तो ऋग्वेद के काल में। बाकी बात सरस्वती नदी जो इसे माते तमा कहा जाता है, नदी तमा कहा जाता है, देवी तमा कहा जाता था ऋग्वेद में। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे। और ये सतलज नदी आप लोग देख रहे हैं, इसको कहा जाता था सुतुद्री नदी। सुतुद्री, सतलज को क्या कहा जाता था, सुतुद्री। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 20 नंबर की, भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। तो भगवान महावीर का जो प्रथम अनुयायी था वो था जमाली। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जमाली। और जमाली जो है ये भगवान महावीर का दामाद भी था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब ग्रीन बीच में दोपहर 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय रेखा क्या होगा। तो इसे समझने के लिए आप लोग को पहले जानना पड़ेगा कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो ग्रीन बीच जो समय दिखाता है उससे 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो प्लस 5.5 घंटा है, सॉरी 5.5 घंटा तो इस तरह होगा। तो प्लस 5.5 घंटा क्या अपना जो देश का मानक समय रेखा वो ग्रीन बीच रेखा से आगे है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो यहाँ पर बजाय दोपहर 1 बजा 1 में हम लोग 5.5 अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6:30 बज जाएगा। तो यही पर यहाँ पर कहा कि शाम के 6:30 बजे क्या होगा, उस टाइम भारत मानक समय होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे कि पूछा रहेगा ग्रीन बीच में दोपहर 1 बजा है तो हम लोग 5.5 घंटा आगे बढ़ जाएंगे तो वही क्या होगा, भारत में समय होगा। तो शाम 6:30 बज जाएगा भारत में, क्योंकि भारत का जो मानक समय रेखा है वो मेन समय रेखा जो ग्रीन बीच का है उससे 5.5 घंटा आगे है अपना।
नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के अपने अक्ष सूर्य से निकटतम दूरी को हम लोग उपसौर कहते हैं। उपसौर बोलते हैं हम लोग इसको। तो जब हम लोग सूर्य से सॉरी जब अपने कक्ष में पृथ्वी जो है सूर्य से बहुत निकटतम दूरी में होती है तो हम लोग उपसौर कहते हैं। और अगर पृथ्वी सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर होगा, अधिकतम दूरी पर होगा, तो उसे हम लोग अपसौर कहते हैं। तो उपसौर और अपसौर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि उपसौर क्या हो गया। उपसौर तो हो गया कि जब निकटतम दूरी होगा पृथ्वी और सूर्य के बीच तो वो हो गया, और अधिकतम दूरी होगा तो अपसौर बोलेंगे। और ये घटना आप लोग को पूछा जाता है उपसौर जो है वो मतलब न्यूनतम दूरी किस डेट को होता है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। मतलब सूर्य और पृथ्वी का जो न्यूनतम दूरी होता है वो 3 जनवरी को होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, उपसौर जो होता है वो 3 जनवरी को होता है, और अपसौर मतलब अधिकतम दूरी जो होता है वो 4 जुलाई को होता है। तो ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है आप लोग को कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी तो अपसौर कहते हैं, और कब होता है ये 4 जुलाई को होता है, और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं, ये 3 जनवरी को होता है। बाकी बात अपभू और उपभू आप लोग दिख रहे होंगे। तो उपभू क्या होता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी। यहाँ तो हम लोग पढ़ लिए थे कि सॉरी पृथ्वी और सूर्य के बीच के न्यूनतम दूरी पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी, उसे हम लोग उपभू कहते हैं। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अधिकतम दूरी को अपभू कहते हैं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था, चारों को आप लोग एक बार रिलेट करके अच्छा से समझ लेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे कि दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर जो है वो अनायमुडी है। ये भी आप लोग को प्रश्न में पूछा जाता है बार बार कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो ये अनायमुडी हो जाएगा। और एक पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में जो एक पहाड़ी है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, आप लोग को पता होगा उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों का सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। तो यहाँ पर देखना आप लोग नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, नर्मदा नदी। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 25। इसमें आप लोग को मिलान करना है। तो यहाँ पर एक साइड में दिया गया समुद्री धारा और एक साइड में दिया गया महासागर। तो अगुलहास धारा जो है वो हिंद महासागर में बहती है। इसे आप लोग यहाँ पर मिलान करके ही बता देता हूँ, डायरेक्ट आप लोग आंसर पढ़िए। एल नीनो धारा जो है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहती है, और क्यूरोसियो धारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है, और बेंगोला धारा जो है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है। ये था, फिर एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि अगुलहास धारा हिंद महासागर में हो गया, एल नीनो हो गया दक्षिण प्रशांत महासागर में, क्यूरोसियो हो गया उत्तरी प्रशांत महासागर में, और बेंगोला धारा हो गया दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बुशमैन जनजाति जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखें आप लोग, बुशमैन जनजाति जो है वो कालाहारी रेगिस्तान में पाया जाता है। तो याद रखें आप लोग, बुशमैन जाति कहाँ पाया जाता है, कालाहारी रेगिस्तान में पाया जाता है। और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि बताइएगा कि पिग्मी जनजाति जो एक है, पिग्मी जनजाति कहाँ पाया जाता है, इसे आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज में है। तो मुहाना और उद्गम जो है गोदावरी नदी का भारतीय गणराज में ही है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर कि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यहाँ पर क्या होता है कि ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों मिल जाता है, और उसके वजह से जब मिलता है, जब ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलता है तो प्लैंकटन का निर्माण होता है। ये प्लैंकटन जो ये एक मछली का खाना है, तो यही निर्माण होता है, कहाँ निर्माण होता है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में तो है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लैंकटन का निर्माण होता है जो कि मछली का खाना है, इसीलिए यहाँ पर क्या कहा जाता है, इसको प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक बोलते हैं। क्योंकि वो मछली के जहाँ खाना रहेगा वहीं मछली पर ज़्यादा रहेगा, मछली ज़्यादा रहेगा, तो यही क्षेत्र जो है मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहलाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये घटना होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है। तो एसडीआर जो ये कृत्रिम मुद्रा है एक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर भारत वर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है, तो कहाँ कहाँ होती है सिक्कों की ढलाई।
तो याद रखें आप लोग, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद, ये 3 जगह जो भारत में सिक्कों की ढलाई होती है। एक मुंबई हो गया, एक कलकत्ता हो गया और हैदराबाद, यहाँ पर तीनों में जगह पर भारत में सिक्कों की ढलाई होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाजार का अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो बाजार का अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य है कीमतें। याद रखें आप लोग, कीमतें सबसे अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर की पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है कि किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो सौर ऊर्जा से पंप सेटों को जोड़ना और किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता जो है उसको समाप्त करना है पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है।